बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर वाफियत के साथ गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है दिन आपका? और हम देख रहे हैं कि मौसम जो है अब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। मौसम की जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है और उसके साथ साथ जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, हमारी जो मुल्की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। हमने ये देख रहे हैं कि कल जो है बिजली की कीमतों में फिर एक बार जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 7 रुपये पर यूनिट जो है उसमें इजाफा हुआ है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि एकदम से महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच गई है। एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना और इन चीज़ों को साथ लेकर चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की अशिया बढ़ रही हैं, आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है। अच्छा, फिर जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनकी नौकरियां नहीं हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आज भी सुबह आते हुए मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं। बड़ा ये हमारे पाकिस्तान की अलमिया और बड़ी अफसोस की बात है कि लोग और ख़वातीन स्पेशली जो है वो सड़कों पर आकर बैठ गई हैं और मांगने पर मजबूर हो गई हैं। तो दुआ कर सकते हैं, एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें इस बुरे वक्त से निकाले जिस हम स्टेज पे खड़े हुए हैं, जिस परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। हर इंसान जो है वो इस समय सफ़र कर रहा है। लेकिन मैं आज ये बात हमेशा अपने नाज़रीन को भी कहती हूँ, आज भी यही बात करूँगी कि उम्मीद और हिम्मत नहीं हारनी। जब तक आप अपनी चीज़ों में एक उम्मीद लगाए रखेंगे, आपका ईमान जो है वो बड़ा मजबूत रहेगा और अल्लाह के साथ जो आपका एक रिश्ता है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है आपने। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी सबसे पहले शेख मुमताज़ अहमद साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी खलील अहमद गौरी साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं, हकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम जो है अब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और उसके साथ जो है डिहाइड्रेशन भी हो रही है। वायरल डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह आजकल चिकन पॉक्स हैं, दाने हो गए, एलर्जी हो गई, इस तरह की बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिस पर आज हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं, उन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे साथ मुमताज़ साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आजकल इनकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? क्या आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं? सबसे बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया है, बहुत अच्छा। और ये तकरीबन 20 करोड़ लोगों की आपने आवाज़ बनी है आज। देखिए, ये जो आपने बताया ना, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, इससे बराह रास्त वो लोग मुतासर होते हैं जिनकी मैक्सिमम आमदनी 10,000 रुपये है। फैक्ट्रियों कारखानों में देख लें, ये 10,000 रुपये से ऊपर नहीं देते। ये गलत बात। अच्छा, बहुत सारे मसाइल हैं जी, बहुत सारे मसाइल, लोग टेंशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है। अब खुदकशियाँ बढ़ रही हैं, खुदसूदियाँ बढ़ रही हैं, लोग माएँ अपने बच्चों को लेके खुदकशियाँ कर रही हैं। ये बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है और आपने इनकी आवाज़ उठाई है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। देखें, हुक्मरान हो, कुछ कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ये हमें तो कहते हैं जी खुद किफ़ायत शारी करें, मकसद है कि बचत करें, ये करें, वो करें। अब अलमिया ये है कि अब कोई भी कमिश्नर है, एसी है, डिप्टी कमिश्नर है, कोई भी ऑफिसर है, वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की गाड़ी इस्तेमाल करता है। 3-4 गाड़ी आगे प्रोटोकॉल उसके पास होती है। वो क्या चेक करने जा रहा होता है? कमिश्नर साहब जी टमाटर चेक करने जा रहे हैं जी, मंडी में जा रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में पेट्रोल फूंक रहे हैं, 4-5 गाड़ियाँ आगे पीछे हैं, एसी सिटी उनके साथ है, डिप्टी कमिश्नर उनके साथ है, सीपीओ उनके साथ है, एसएसपी उनके साथ है। 20 गाड़ियाँ जाएंगी, क्या चेक करने? मंडी का दौरा कर रहे हैं जी, क्या चेक कर रहे हैं जी? वो बाजार का दौरा कर रहे हैं। ये मुल्क के साथ तमाशा बना रखा है इन्होंने कि एक तरफ हमें किफ़ायत शारी का दर्ज देते हैं, हमें कहते हैं बचत करें, पेट्रोल की बचत करें, बिजली की बचत करें, दूसरी तरफ हमारे ऊपर रोज़ाना की अजाब डाल रहे हैं। ये जुल्म है। जाहिर सी बताइए, हर बंदा इस टाइम में वही बात कर रही हूँ ना कि रोज़ हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि अभी कुछ ना कुछ नया जो है वो आपके लिए आने वाला है। कोई ना कोई इस तरह की महंगाई वाली बात जो है वो लाजमी आपके आएगी। जिस तरह अभी कल बिजली की एकदम कीमतों में इजाफा कर दिया गया, तो एक आम बंदा जो है वो वैसे ही परेशान है। अब तो फिर एकदम जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल को भी आगे मजीद महंगा करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है, इस टाइम बड़ा मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ऐसा तो दौरान मुख्तलिफ ममालिक की जंगों के दौरान भी नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है।
अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ भी वापस आते हैं कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो किस हवाले से चल रही हैं? देखें, हम काम करते हैं एजुकेशन पे, फ्री एजुकेशन पे, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे कि महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग सड़कों पे आएंगे। जैसे आपने कहा कि ख़वातीन भी सड़कों पे आ गई है, बच्चे भी सड़कों पे आ गए हैं, अच्छे भले लोग भी। अब देखें ना, मोटर बाइक लेके जा रहे हैं, एक पैदल जा रहे हैं, वो बेचारा मांग रहा है कि यार मेरे लिए पेट्रोल के पैसे 100 रुपये पेट्रोल दे दे, 100 रुपये पेट्रोल। अच्छे भले मुआज़िज़ लोग, मकसद है कि ये हालत हो गई है, लोगों की जेबों में पैसे नहीं है। अब वो जा रहे हैं, फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, उनके पास पैसे नहीं है, वो बेचारे मांगते फिर रहे हैं। वो ये बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत भयानक मामला को जन्म देती है। कि मैं कहता हूँ ये सोचना चाहिए इन लोगों को, जो मकसद है कि ये सोचते नहीं है। बेहतरीन गाड़ियों में बैठे हैं, एक हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं, फिर ये जो फैसले करते हैं ये बेहतरीन आसाइशों में लोग बैठे होते हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए कि उन लोगों को, जो लोग मकसद है कि एक आदमी जिसकी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो किराए के घर में रहता है, वो बिजली का बिल कहाँ से अदा करेगा? अब एक बल्ब और एक पंखे का बिल जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये हो गया। तो ये इतना बड़ा जुल्म वो कैसे? अब वो हम जो एजुकेशन की तरफ बच्चों को ला रहे हैं, माएँ कहती हैं कि हम बच्चों को कैसे एजुकेशन की तरफ लाएं, हमारे घर में तो फाकी हैं। तो मकसद है कि उनको कौन पूरा करेगा? ये चीज़ें मुतासर करती हैं बहुत सारी चीज़ों को, और ये फिर जराइम को जन्म देती हैं। मकसद है कि ये गलत बात है। मकसद है कि इनको हर सतह पे सोचना चाहिए फैसला साजों को। सही। अच्छा, इसमें मज़ीद भी हम बात करते हैं। खलील साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि मौसम चेंज हुआ है, एकदम से पहले मौसम के जो है बारिशें भी हुई, बारिशों के बाद जो है वो मौसम अब मज़ीद जो है वो गर्मी बढ़ गई है। अच्छा, उसके साथ जो है बीमारियां भी इस टाइम वायरल डिजीज़ की जैसे मैंने बात की थी, क्या आप समझते हैं डिहाइड्रेशन बढ़ गई है, चिकन पॉक्स हैं, क्या वजूहात हैं इन बीमारियों के? मोहम्मद। देखें, जैसे आपने कहा कि बारिशों के बाद बहुत सी अमराज जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, बारिशों के बाद वायरल डिजीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जगह जगह पानी जमा हो जाता है, ठीक है, और उसमें जरासीम जो है वो अफजाइश पाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। बारिशों के बाद आम रूटीन में भी हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। उसमें यह है कि बाज़ार के खाने हम ना खाएं, ठीक है, वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होते। कटे हुए फल बाज़ार से ना खाएं, गले सड़े फल ना लें, सब्ज़ियाँ ताज़ा खाएं, फल ताज़ा खाएं, और जूस जो है वो फ्रेश इस्तेमाल करें, ठीक है। अब जैसे आजकल धूप ज़्यादा है, हब्स का मौसम है, तो इसमें पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना ज़्यादा आता है तो उससे जिस्म के अंदर से बहुत से नमकियात खारिज हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए एक तो पानी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें, दूसरा नींबू की शिकंजीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर कुछ भी मैसर नहीं है तो ORS का इस्तेमाल किया जा सकता है, लाज़िम किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुलाजिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं लिया से, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मैडम कि ये जो महंगाई इतनी आम हो चुकी है, जी जी, तो हमारा ये मैसेज आप आगे कन्वे करें ना। हम लोग तो महंगाई की यकीन में पिस गए हैं। महंगाई के बारे में बात करना चाह रहे हैं? जी 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 जी, महंगाई तो आप यकीन करें इस टाइम तो हम यही बात कर रहे हैं कि महंगाई के ऊपर कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है, हम देहाती लोग हैं, ना खाद लेने को है, ना बीज लेने को है, ना डीजल लेने को है, ना दूसरी चीजें लेने को है, तो हम गरीब लोग हैं, हम तो पिस चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये तो वाकई इस टाइम हर बंदा तकलीफ में है, और अपने आपका पैगाम पहुंच भी गया। बाकी हर इंसान इस टाइम परेशान है, और इस तकलीफ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है हम लोग खुद भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों को हम लोग, तो एक आम आदमी के लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, उसमें ORS का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, नींबू पानी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, और अपने खाने में पुदीना, अनारदाना, लहसुन, अदरक, इसकी चटनी बना के इस्तेमाल की जाए। खाने जो है वो हैवी ना इस्तेमाल किए जाएँ,
ज़्यादा फ्राइड या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। आजकल वैसे भी जो है वो बड़े गोश्त के अंदर, गाय के गोश्त के अंदर वो एक वायरल डिजीज़ चली हुई है, तो बेहतर है कि वो एहतियात करें उससे, ठीक है। और अगर खाना भी है तो कोई सेहतमंद जानवर जहाँ नज़र आए वहाँ से गोश्त लेके इस्तेमाल करें, ठीक है। कमज़ोर जानवर का या मतलब जो गोश्त देखने में अच्छा ना लगे, जिस पे निशान हों या रेड धब्बे पड़े हुए हों, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, ये भी है ना कि जाहिर सी बात, आप गोश्त खरीदने गए हैं तो आपको आइडिया तो नहीं है ना कि किस तरह का गोश्त है। देखें, अगर आप रोज़ाना गोश्त लेने जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो फ्रेश गोश्त होता है वो पिंक कलर में होगा, वो ब्लैकिश नहीं होगा, ठीक है। वो उसमें नीले रंग की झलक नहीं होगी और वो देखने में खुशनुमा नज़र आएगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को देखें आप। ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि सादा खाने इस्तेमाल किए जाएँ। और आजकल फल वाफर मकदार में मौजूद हैं, उसमें आलू बुखारा है, जामुन है, फालसा है, आम है, इनका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये जो फल हैं वो गले सड़े हुए नहीं होने चाहिए और कटे हुए नहीं होने चाहिए, बंद हों। उनको पहले पानी में भिगो के रखें थोड़ी देर, फिर उनको अच्छी तरह से धो लें, फिर उसके बाद काट के उनको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। या आजकल वो जो रवायती हमारे ड्रिंक्स हैं उसमें कच्ची लस्सी का इस्तेमाल है, चाटी वाली लस्सी का इस्तेमाल है, सत्तू का, जो के सत्तू हैं ये इस मौसम में एनर्जेटिक भी हैं, डाइट भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और बच्चों में आजकल चिकन पॉक्स जो है वो वबा की सूरत में फैला हुआ है। अच्छा, बच्चे बड़े इस टाइम तो सबको मैं देखा है, सब में जो है सब में हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी एहतियात ये होती है कि अगर किसी घर में किसी एक फर्द में ये प्रॉब्लम आ जाए, ये बीमारी आ जाए, तो उसको दूसरे लोगों से अलहदा कर दें, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, एक से दूसरे में मुंतकिल होती है। तो अगर मिल के बैठेंगे, इकट्ठे खाएंगे, तो फिर ये हो गया कि अगर घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं, अगर एक को निकलता है तो अगर एहतियात हम नहीं करेंगे तो वो सारे उससे मुतासर हो जाएंगे। सही, ठीक है। तो उसके लिए क्या खाने पीने क्या होना चाहिए? तो उसमें देखें, उनको हल्की ग़िज़ा दें, लिक्विड पे रखें, ठीक है, ज़्यादा उसको दबा के ना रखें। और एक वो जो तिब का नुस्खा है उसमें खाकशी है, उनाब है, मुनक्का है, इसको पानी में भिगो के रख देते हैं, ठीक है। और वही पानी छान कर जो है वो मरीज़ को सुबह दोपहर शाम पिलाया जाता है। उससे वीकनेस भी नहीं होती और दाने जो है वो, देखें, ये इसका एक टाइम होता है, इसलिए अपने उस टाइम उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमें एहतियात ये करनी होती है कि बुखार ज़्यादा ना हो जाए, या उसको जब गर्मी लगती है, घबराहट होती है, हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल अगर ज़्यादा कराते हैं तो उसमें गला ख़राब होने का और खांसी का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो इससे उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और क्या इसमें होता है कि आपने कुछ चीज़ें आप उनसे दूर रहना चाहिए आपको? जिस तरह आप गर्मी है तो गर्मी की वजह से आपको देखिए नहाने से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, नहाने से अवॉइड नहीं करना चाहिए उसको। मरीज़ को देखिए, पहले कॉन्सेप्ट होता था जी कि मरीज़ को दबा के रखें, हवा ना लगे, ऐसी बात नहीं है। उसको खुली जगह पे रखें, हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं उसको, ठीक है। खाना उसका हल्का रखें, तेज़ मसाले वाली चीज़ें, या बच्चा इस कैफियत में चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, तो उसको प्यार से थोड़ा सा मतलब सादा खाने की तरफ लेके आएँ। और जो चीज़ वो जिद लोगों को हलक में भी निकल आते हैं ना, जैसे ये थाने बाहर होते हैं ना, ऐसे अंदर भी होते हैं। सही। खुराक की नाली में भी हो सकते हैं, मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, आंतों में भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आपने तेज़ मसाले वाली और हैवी डाइट का इस्तेमाल नहीं कराना, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इन चीज़ों में अगर जो है वो इस्तेमाल कराया जाए तो ये हफ्ते से 10 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। और एक खुसूसी एहतियात करनी चाहिए, जिन बच्चों में या बड़ों में ये प्रॉब्लम आता है, तो दाने निकलने से उनके जिस्म पे ना इरिटेशन होती है, खारिश होती है, तो उनके नाखून जो हैं वो काट दिए जाएं, क्योंकि अगर वो उनको खुजाएंगे तो उससे फिर उनके ज़ख्म पे निशान बढ़ जाएंगे जिस्म पे, ठीक है। और हल्का सा, और जब उस पर वो एक छिलके से आ जाते हैं, खिरंड आ जाते हैं, तो उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगाया जाए ताकि वो आसानी से उतर जाए और उनको खुर्च के उतारने की कोशिश ना की जाए। अच्छा, इसमें तो मेडिसिन आपको इस हालत में तो मेडिसिन नहीं खिलानी चाहिए? नहीं, मेडिसिन देखिए, मेडिसिन अगर उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, अगर खांसी है तो उसके लिए आपको इस दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अगर बुखार है तो उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और बाकी इसके लिए मैंने अभी छोटा सा नुस्खा बताया है, उसमें खाकशी है, उनाब है, मुनक्का है, ये हम उसको इस्तेमाल कराते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं, ठीक है, एक जग में, और उसको ढाँप के रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वही पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा मरीज़ को पिलाया जाता है। उससे वो इस डिज़ीज़ का इलाज भी होता है और उसमें वीकनेस भी नहीं होती और बुखार भी नहीं हो पाता इससे। ठीक है।
अच्छा, जिस तरह मुमताज़ साहब आप बता रहे थे कि फ्री एजुकेशन के हवाले से आप उस पर काम कर रहे हैं, तो कितने बच्चे इस टाइम आपके साथ अटैच ऐसा है कि हमने शुरू किया था ये फ्री एजुकेशन के हवाले से ना काम। पहले तो हमारे पास थे मेरी मिसेज़ है साइमा मुमताज़, उन्होंने शम्मा मगाही प्रोग्राम के हवाले से ना ये रनिंग की काम। तकरीबन 8-10 बच्चे हमने कवर किए इलाके के। अब तकरीबन हमें काम करते हुए 15 साल हो गए हैं और इस टाइम हमारी मुल्तान के अंदर 17 अकेडमीज़ हैं फ्री एजुकेशन की। अच्छा। जहाँ हम मकसद है कि हमारे अकेडमियों में पढ़े हुए बच्चे आज माशाल्लाह कॉलेज भी चले गए हैं, लड़कियाँ भी। हम ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चियों पे, क्योंकि लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते। हमारे जो फ्री एजुकेशन सेंटर हैं वो हैं देही इलाकों में, मुल्तान से हट के, क्योंकि शहर के अंदर तो ज़ाहिर बात है स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से हैं, प्राइवेट दूसरे भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। हम वहाँ फोकस करते हैं जहाँ इर्द गिर्द तकरीबन 1-2 किलोमीटर स्कूल नहीं है। वहाँ हम एक किसी न किसी जो पढ़ी लिखी बच्ची होती है या लड़का होता है, स्टूडेंट होता है, हम उसको हायर करते हैं। उसको कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर बना लें, या फिर हम कोई छोटा मोटा घर ले देते हैं रेंट पे 5,000-4,000 रुपये का, फिर वो उसमें वो रनिंग करते हैं। तो इसी तरह हमारे तकरीबन 17 इस टाइम वो कैंपस चल रहे हैं इसके फ्री एजुकेशन के। अच्छा। और उसको मकसद है कि मेरी मिसेज़ है साइमा मुमताज़, वो उसको देख रही है। उसके साथ हमारे साथ अटैच लोग हैं, मकसद है कि वो हमारे साथ हेल्प करते हैं। मकसद है कि ये मुख्तलिफ हम उनको बुक्स भी खुद देते हैं, यूनिफॉर्म भी खुद देते हैं, मकसद है कि वो बैग भी खुद देते हैं, तमाम चीज़ें हम खुद प्रोवाइड करते हैं। हत्ता कि वो जब स्कूल में भी चले जाते हैं ना, मकसद है कि सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल में गए हैं, तो वहाँ भी हम उनकी तमाम ज़रूरियात का खुद ख्याल रखते हैं। अच्छा। वो मकसद है कि हम ही उनको मकसद है कि आगे तक चलाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं ये मकसद है कि डिस्टर्ब ना हो इनकी एजुकेशन। ज़ाहिर बात है एक बच्चे को हमने 1 क्लास से लिया है, तो अगर वो 8 तक ख़त्म कर दे, या मकसद है कि 9 तक ख़त्म कर दे, या मकसद है कि वो उससे पहले ख़त्म कर दे, हमारे लिए फिर वो हमारी मेहनत रहेगा चली जाती है। तो आप क्या समझते हैं, आपको किन के मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल का सामना ये होता है कि देखिए, हम मकसद है कि किसी से डोनेशन नहीं लेते, गवर्नमेंट से नहीं लेते, हम अपने ख़ानदान के लोगों से लेते हैं। हमारे साथ हमारे अटैच हैं जो अलीम इकबाल साहब है, वो हैं, प्रोफेसर हनीफ साहब है, वो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। इसी तरह हमारे अपनी फैमिली के लोग हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो हम इसी तरह चला रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। तो अगर हमें मकसद है कि जो लोग, मैं ये भी बताता चलूँ, जो लोग मकसद है कि इंटरनेशनल अपना NGO से ले रहे हैं, फ़ंड ले रहे हैं, वो उनका काम ज़ीरो भी नहीं है, 0% भी नहीं है। वो बस ऐसे कागजी कार्रवाई करते हैं, बस वो ठीक है जी। वो हमें भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप ना हमारे पेनाफ्लेक्स लगा दें, तो आप चलाएं इसको, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो लेकिन हमने कहा कि ये गलत बात है। मकसद है कि हम मकसद है कि जो कर रहे हैं वो, तो उसको आप एक हम ब्रांड अपना लगा के तो उसको आप गलत यूज़ करें, ये ऐसा नहीं करने देंगे। मकसद है कि किसी बच्चे को हम उसको गलत यूज़ क्यों होने दें किसी के हाथ में। तो आपके जो स्कूल हैं वो रजिस्टर्ड है? नहीं, हमारी अकेडमीज है। अच्छा, स्कूल नहीं है, हम एक बड़ा, हम अब इदारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इदारा बनाया जाए, जिसके अंदर में तकरीबन 8-10 कनाल के अंदर स्कूल बनाया जाए, इसके अंदर रिहाइश हो। मकसद है कि बच्चों की रहने की फ्री एजुकेशन हो, खेल का ग्राउंड हो। ठीक है, मज़ीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन अंगूर पर। अंगूर एक ऐसा फल है, कुदरती फल है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं और बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा इसमें पाए जाते हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जितने भी फल हैं, मौसमी फलों की अगर हम बात करें तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो अंगूर एक ऐसा फल है जो कि मेरा भी फेवरेट है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा फल जो है उनका है कि वो अंगूर बहुत शौक से खाते थे। अगर इसमें बात करेंगे, इसमें विटामिन A, C, कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम जो है वो शामिल है, जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिनको जो दमे के मरीज़ होते हैं, जिनको इस तरह की मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उसके लिए अंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनका इलाज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जिसमें विटामिन शामिल होते हैं वो हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही इसमें ख़ास किस्म का जो है एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि बड़ी आंत और कैंसर
दिल की बीमारियां जैसे हैं असाबी बीमारियों, अल्जाइमर और वायरल फंगल, जो इस टाइम हमारे ना वायरस है, जिस तरह मैं एलर्जी की बात कर रही थी, आपके फंगस हो गया, इस तरह की बीमारियों के लिए जो है वो अंगूर बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। अच्छा, और इसके साथ साथ खून की कमी को दूर करने में भी जो है वो मदद देता है आपको। और इसका जो रस है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका जूस बनाकर भी पीते हैं, जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा जो है जदीद इसके ऊपर रिसर्च की गई है, जिस तरह हमारी ख़वातीन में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उससे बचाव के लिए जदीद रिसर्च हुई है कि अंगूर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं समझती हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, हाँ, अगर हम फलों की कीमतों में भी जाएं तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन आपको थोड़े से फल जो हैं वो अपनी लाइफ में लाजमी रखने चाहिए, जिससे अपनी आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। अच्छी सेहत होगी तो आप जो है अपने बहुत सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने जिस तरह बात की स्किन के लिए, स्किन पे जिस तरह पिंपल्स हो गए, आपकी स्किन पे एक्नी होती है, स्कार्स होते हैं, उसके लिए अंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अंगूर खाएं। और इसके साथ हमारे साथ जो है हकीम साहब भी मौजूद हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि अंगूर जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अंदर पानी भी है, ग्लूकोज भी मौजूद है, वीकनेस नहीं होने देता। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं, वो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ग्लूकोज वाफर मिकदार में मौजूद होता है। तो ज़्यादा मिकदार में अगर डायबिटिक पेशेंट इसको इस्तेमाल करेगा तो उसकी शुगर में इजाफा हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको एक ही वक्त में पेट भर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का मैदा कमज़ोर होता है, बाज़ का अगर इसको वो ज़्यादा मिकदार में करेंगे, ओवरडोज ले लेंगे, तो उससे उनका पेट ख़राब होने का चांस भी होता है। ठीक है, ये ताज़ा लेके खाने चाहिए, गले सड़े नहीं होने चाहिए, और ना बिल्कुल कच्चे खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तुरशी होती है जो गले को ख़राब कर सकती है। अगर पक्के में अंगूर हों, ताज़ा अंगूर हों, तो वो जिस्म के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, तो खैर बड़ा एक रिवाज होता था घरों में सब्जियां और फल जो है, जिस तरह अंगूर हो गए, अनार हो गए, घरों में जो है हमेशा आपके मौजूद होते थे। आजकल ऐसे कम होता है, और लेकिन जिनके घरों में होता है वो लोग तो जो है, जिस तरह आम हो गए, खजूर के दरख्त भी घरों में होते थे। अब तो ये चीज़ें नहीं रही, अब तो घर ही इतने छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके पास लगाने के लिए जगह ही नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम अभी वायरल डिजीज़ की बात कर रहे थे, एक तो नज़ला ज़ुकाम जो है ये तो बहुत ज़्यादा इस तरह लग रहा है जैसे सर्दियाँ और गर्मियाँ, ये आपका नज़ला ज़ुकाम हमेशा रहता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, इस टाइम बूढ़े हैं, उनको भी इन चीज़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। देखिए, उसकी वजह ये है कि हम अपनी खुराक को अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो वीक हो जाता है। तो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो किसी भी बीमारी को फौरी तौर पर कबूल कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त वो क़ुव्वत है जो जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म को मुदाफ़त देती है। ठीक है, थोड़ी सी बीमारी अगर आती है, कोई हल्का सा वायरल हमला होता है, तो मुदाफ़ती निज़ाम जब एक्टिव होकर उसको जो है वो ठीक कर देता है। लेकिन अगर बंदे के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा तो फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम बार बार आती है। ठीक है, दूसरा माहौल का बहुत अमल दखल है इसमें, डस्ट ना हो, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। ठीक है, या जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा धूप में से आते हैं, फ़ौरन आते हैं, एसी में बैठ गए, कूलर के आगे बैठ गए, या ठंडे पानी का इस्तेमाल किया, तो उसमें जो सर्द गर्म होने का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से गला भी ख़राब होता है, बुखार भी हो सकता है, जिससे हमें दर्द भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए हमें। ठीक है, पानी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें। आपने फलों की बात की, तो ज़रूरी नहीं कि जो 600 रुपये किलो वाला फल है हमने वो खाना है, जो हमारी रेंज में कीमतन मौजूद हैं हम उनका इस्तेमाल करें। जामुन आजकल वाफर मिकदार में आया हुआ है, सस्ता है, वो इस्तेमाल कर लें। तरबूज का इस्तेमाल कर लें, फालसे का इस्तेमाल करें। आम वाफर मिकदार में है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो है वो आम को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी फल जूस वाले हैं और जिनके अंदर ग्लूकोज मौजूद होते हैं, इस मौसम में वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही। ठीक है, और बाज़ार से जो चीज़ें हमने लेनी होती हैं कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरी हों, कट्टी भी ना हो। या जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों की अकेडमीज़ या स्कूल के बाहर रेडी वाले खड़े होते हैं, तो मोस्टली हम देखते हैं ना कि जाहिर सी बात है, जो लोग पूरा फल खरीदना नहीं चाह रहे होते, वो थोड़ा सा ही खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं ना कि चले उससे कुछ। लेकिन उसमें ये देखें को ताज़ा कटवाएं, उसको जो पड़ा हुआ होता है उसमें मक्खियाँ बैठी होती हैं, गर्द गुबार पड़ा हुआ होता है,
जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, जूस के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं। आजकल वो रोड के किनारे पे सरदाई की बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती हैं, उसको ढांपा बनी होता है, मिट्टी है, डस्ट है, मक्खियाँ होती हैं, ठीक है ना। और फिर वो उन्होंने जो एक अलमिया ये है कि वो एक बाल्टी पानी की भर के रखी हुई है, कोई भी आता है उसने पिया है, उसने वही गिलास देना है, उसी बाल्टी के अंदर डिप कर देना है, उसको वैसे खंगाल के निकालना है और फिर दोबारा रख देना है। और फिर जब उसको यूज़ कराना है दोबारा, तो दोबारा उसने ये तकलीफ़ नहीं करनी कि मैं उसको धो लूँ। जो मिट्टी पड़ी हुई है, गर्दों गुबार है, उसी में डाल के उसने दे देना है। आगे वो जो उसने अपना डिस्प्ले लगाया हुआ है, उसको ढांपा हुआ नहीं होता है, बर्फ़ उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन बच्चों में जो है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है। तो आप देखें अकेडमीज़ के बाहर आजकल समर कैंप लगे हुए हैं, अकेडमीज़ के बाहर जो है वो गोले बेचने वाला रेडी लगा के खड़ा हुआ है, आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, कुल्फ़ी वाला खड़ा हुआ है, या वो शरबत लाल टाइप का होता है वो खड़ा हुआ है, मतलब। तो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। घर की बनी हुई चीज़ें, बच्चे को लंच बॉक्स साथ दें आप, हाँ। उसकी बॉटल के अंदर कोई फ्रेश जूस आप दे दें, या घर में बना के शिकंजी दे दें उसको, ठीक है ना। ये चीज़ें, या कोई भी शरबत आजकल जैसे संदल है, बजूरी है, इसका इस्तेमाल किया जाए, वो किसी भी ब्रांड का ले लें आप, ठीक है ना, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये एनर्जेटिक भी है, फ़ायदे की भी अच्छा है, और सेहत के हवाले से भी ठीक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह मुमताज़ साहब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों का अभी मसाइल पे आपके उस पर बात कर रहे थे कि आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह अभी जो है बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि तालीम भी बड़ी ज़रूरी है बहुत, और अगर तालीम नहीं होगी तो फिर हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकता। और कौन से आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो हम काम कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर पे, जो वर्कशॉप में, होटलों पे, चाय खानों पे, फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे, और माएँ जाती हैं तो वो अपने साथ अपनी बेटियां, 2-3 बेटियां छोटी छोटी वो ले जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर महकमे का जो काम है वो करते नहीं है। जिसका जो काम है ना उसने करना नहीं है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मकसद है कि जो भी इदारा बना दिया जाए, जिसके लिए काम के लिए बना दिया जाए, वो कहते हैं हमने ये काम करना नहीं है, ठीक है ना। आप दफ्तर में बैठे रहते हैं, एसी चला के बैठे रहते हैं, तो सबसे पहला किरदार तो उनका है। लेकिन हम उनको, माओं को कहते हैं, देखें ये बच्चियाँ कल को जवान हो जाएंगी, जाहिर बात है इनके पास ना हुनर है ना एजुकेशन है, तो कल को ये भी आपकी तरह वो मकसद है कि मजदूरी करती रहेंगे, फिर आगे नस्ल भी मजदूरी करती रहेगी। इसलिए ये इसको रोकें, इन बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाएं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखें, गरीब आदमी ना, मकसद है कि एक अमीर आदमी का मुकाबला सरमाया से तो नहीं कर सकता ना, लेकिन तालीम से कर सकता है, एजुकेशन से कर सकता है। जो बच्चा और जो बच्ची तालीम हासिल कर ले तो वो कम से कम उस पोस्ट पर जा सकती है जहाँ किसी ब्यूरोक्रेट्स का बेटा आया हुआ है, या किसी सियासतदान का बेटा या भतीजा आया हुआ है, तो अपनी एजुकेशन के लेवल पे वो आ सकता है। इसी तरह तमाम, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियात है जो रोल मॉडल है, जो मकसद है कि जिन्होंने गुर्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी चलाई है, लेकिन आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे फायदे है। पाक फौज एक ऐसा इदारा है जहां आप एक जवान भर्ती होंगे ना, अगर आप एजुकेशन को साथ रखेंगे, अगर आप उसके कोर्सेज करते रहेंगे तो आर्मी चीफ तक आप जा सकते हैं। इसी तरह पुलिस के अंदर भी ऐसे है, पुलिस के अंदर भी ऐसे, एक कांस्टेबल से आईजी तक गए हुए हैं। इसी तरह तमाम ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ऐसे हैं कि अगर आप एजुकेशन को साथ रखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन लाजमी है। देखिए, हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी तालीम को बहुत ज़्यादा फोकियत दी है। देखिए ना, तो हमारे मस्जिद नबवी के अंदर मकसद है कि वो कायनात की पहली यूनिवर्सिटी वही स्कूल था जिसके अंदर दुनियावी तालीम दी गई, ठीक है ना, के साथ साथ दुनियावी तालीम, ठीक है ना, अहमियत दी है। इसी तरह दुनियावी तालीम हर इंसान के लिए लाजिम है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है। अब लोगों में शऊर आता जा रहा है, ये बात बहुत अच्छा है कि जैसे रोही टीवी चैनल है, मकसद है कि तमाम अब सोशल मीडिया आया है, इसी तरह तो लोगों में शऊर आता जा रहा है। अब लोग बच्चों को पढ़ाने का शुरू कर दिया है। मैं उन वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ जो बिल्कुल तंग दस्ती के हालात में अपने बच्चों को तालीम जारी रखे हुए हैं, किसी भी हालात में। वो अजीम है वालिदैन। मकसद है कि देखिए, ज़ाहिरी बात है, मुश्किल दौर गुजर जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला तंगी के दिन काट देगा, आसानी पैदा कर देगा। तो इसी तरह वो ये दिन गुजर जाते हैं,
मकसद है कि जितने भी तंगी हो, ज़ाहिरी बात है एक ज़िंदगी का इंसान का स्ट्रगल है, तो वो जैसे जैसे ये दिन गुजर जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आगे कामयाबी है, जो बच्चा जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं वो आगे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बजाय कि आप मकसद है कि किसी को कहेंगे बच्चा बच्ची अगर कोई 2000 रुपये या 1000 रुपये हफ्ता ले आता है तो वो उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो उसके लिए एजुकेशन फ़ायदेमंद है, वो आगे जो एक नस्ल को बेहतर कर देगी, कई नस्लों को आजकल तो बेहतर कर हालात देगी। में जाहिर सी बात है हाँ। लोग बड़े मजबूर हैं, जो कहते हैं ना एक खानदान में से एक फर्द जो है वो नहीं कमा के पूरे बिल्कुल। खानदान को खिला सकता। जैसे वो कहते हैं कि जितने भी फर्द हैं वो सबको कमाना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ भी एक बात मैं करना चाहता हूँ। देखें, हमें जो सरमायादार है ना उनको भी एहसास करना चाहिए। देखें, महंगाई अब कई 100 गुना बढ़ गई है। अब फैक्ट्रियों के कारखानों के मालकान को चाहिए खुदा का खौफ करें, उनकी मेहनत का उन्हें पूरा सिला ना दें, कम से कम उन्हें कुछ ना कुछ तो बेहतर देना। अब हुकूमत ने जो सैलरी मुकर्रर की हुई है, मकसद है कि उससे तीसरा हिस्सा देते हैं। वो कहते हैं करो ना करो, दूसरे आ जाते हैं, आप करना करे काम, नहीं तो सुबह दूसरे आ जाएंगे। इसी तरह हर इंसान को खुदा का खौफ करना चाहिए। देखें, अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। देखें, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अब किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे ना, अल्लाह से आप भी रहम की उम्मीद ना रखें। देखिए, अल्लाह ताला मकसद है कि बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर चीज चल सकती है लेकिन जुल्म नहीं चल सकता। हाँ, जुल्म नहीं चल सकता। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह वायरल डिजीज़ की हम बात करें, उसके साथ सनस्ट्रोक जो है वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, एक तो पानी का इस्तेमाल कम किया जाए तब हो जाता है, दूसरा चिकनाई का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तब हो जाता है, तीसरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी ना हो तब हो जाता है। हम वॉक नहीं करते हैं, सैर नहीं करते हैं, हमने खा लिया, बैठ लिया और सो लिया, ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। देखिए, उसका तरीका ये है, एक तो आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। जब आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा वज़ू करेंगे। जब वज़ू करेंगे, सफाई होगी तो वायरल डिजीज़ से बचते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, नमाज़ पढ़ने से आपकी रूहानियत के साथ साथ जिस्मानी आपकी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। तीसरा बेहतर हल यह है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, कोई तस्बीह काउंटर हाथ में पकड़ें, हल्की फुल्की वॉक करें, साथ में दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है। इसकी कसरत करें, उसके 2 फ़ायदे होंगे, जिस्मानी फ़ायदा भी होगा, रूहानी फ़ायदा भी होगा। तो अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें तो फिर ठीक है। आजकल होता ही है कि हम खाना वाफर मिकदार में खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, चिकनाइज खाते हैं, उसमें फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है, जंक फूड का इस्तेमाल है, तली हुई चीज़ें हैं, बारबेक्यू वगैरह है, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम बाज़ार से खाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर जो ऑयल या घी इस्तेमाल किया हुआ है वो क्या है। वो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो हैवानी चर्बी या वो मुर्गी की चर्बी बची होती है उसका घी बना के उसी को फ्राई करके उसी में, क्योंकि घी और तेल जो है वो महंगा हो गया, तो वो जो भी कम सोर्सेज में उनको ऑयल मिलता है फिर वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, ये तो ऐसे मैंने मैं वैसे सनस्ट्रोक की बात कर रही थी सर। एक में कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई। सनस्ट्रोक की बात यह है कि एक तो जब भी आप बाहर निकलें 1 गिलास पानी पी के जाएं, ठीक है, और अपने सर को ढांप के जाएं। अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो कोई रुमाल गीला करके सर पे रखें और फिर जाएं, ठीक है। और पानी वापर इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल जूस वाले उनका इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता डायरिया भी तो आजकल बहुत ज़्यादा ना, इसी तरह से फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें। देखिए, इस मौसम में फूड पॉइजनिंग फिर बात वही आ जाती है कि वायरल डिजीज़ में आता है, तो सफाई सुथराई का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कटे फल नहीं खाएंगे, सब्जियां इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो इस में ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती हैं? देखें, कद्दू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें तोरी का इस्तेमाल है, टिंडे का इस्तेमाल है। वो सब्जियां हैं जो ठंडी भी हैं मिजाजन और हज़म जल्दी होती हैं, इनके अंदर मिनरल और विटामिन मौजूद होते हैं। अब जैसे कद्दू शरीफ है, इसके लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से है, तो उस नीयत से खाएंगे तो सवाब भी होगा, फ़ायदा भी होगा, और ये वायरल डिजीज़ में भी फ़ायदा करता है। इवन कि इसका जूस अगर निकाल के पिया जाए तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद होता है। आज के ब्लड प्रेशर के भी मसाइल तो बहुत ज़्यादा जी, उसमें अगर इसका जूस निकाल के पिया जाए, जी, इसका अच्छा उसकी वजह एंजाइटी है, उसकी वजह स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं होना। अब सबसे पहले आप
आपके कोई भी हम रिमोट प्ले टीवी चलाएं, सबसे पहले जो न्यूज़ आएंगी उसमें फिर बात वही आगे महंगाई हो गई, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो जहन पे अच्छे असरात नहीं डालती। सही। और फिर लोड शेडिंग रात के टाइम है, नींद पूरी नहीं होती, बंदा परेशान होता है गर्मी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बायस बनती हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ब्लड प्रेशर का अगर आपको मसला हो तो कौन सी आपको ज़्यादा ग़िज़ा जो है वो खानी चाहिए और अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए? एक तो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जितनी भी फाइबर वाली सब्जियां हैं उसमें बंद गोभी है, कद्दू है, टिंडा है, तोरी है, इसका इस्तेमाल किया जाए। सलाद में खीरे का इस्तेमाल किया जाए, दोपहर में खीरा, सलाद, टमाटर, बंद गोभी इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर इसको टेस्टी बनाना है एक आध आड़ू उसमें काट के डाल लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। सही। तो अच्छा, ये एक तो ये हो गया कि आपको ये बीमारियां कि अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखना है, अच्छी ग़िज़ा किस तरह खानी है। बच्चे जो स्पेशली होते हैं वो सब्जियां नहीं खाते जी, तो बच्चों को किस तरह हम सब्जियों की तरफ ला सकते हैं? देखिए बच्चों को आप फ्रेश जूसेस दें। ठीक है। अब बच्चे सब्जी क्यों नहीं खाते, आप उनको बॉयल करके दें। उसको टेस्टी बनाने के लिए दही के अंदर रायता बना लें, आप खीरे का रायता बना लें, कद्दू का रायता बना लें, वो इस्तेमाल कराएं उनको। ठीक है, आजकल आलू बुखारे का सीज़न है, आप उसका जूस बना के इस्तेमाल कराएं, या बिल्कुल पक्का हुआ नरम आलू बुखारा हो उसका छिलका उतार के वो उसको खिला दें। फालसे का सीज़न है, उसका जूस बना के आप इस्तेमाल करवा सकती हैं। सही है। बच्चों में ब्लड प्रेशर का इशू आता नहीं है, उनको सिर्फ एहतियाती तदबीर है ना। सही है। तो आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? देखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, जिस्म को साफ़ सुथरा रखें, नमाज की पाबंदी करें, दूसरी की कसरत करें और अपने जहन को पुरसकून रखें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर अकबर नूर साहब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अरशद इकबाल भुट्टा साहब, जो कि शायर भी हैं, सियासत के साथ भी इनका ताल्लुक है और सियासी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज जैसे मैंने सुबह बात की, हमारी मईशत के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी मईशत को बचा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सेकेंडली, महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। जो इस टाइम महंगाई का तूफान आया हुआ है, एक आम इंसान का गुजारा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे साथ जो है अरशद साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम इनकी शायरी भी सुनेंगे और साथ साथ सियासत के हवाले से भी थोड़ी जो है वो बातचीत करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड योर वैल्यूएबल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने टाइम दिया और अब हमारे शो का हिस्सा बने। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम एक तो हमारे इस टाइम हॉट इशू ही महंगाई है। इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी बहुत सारी चीज़ें इस तरह, जैसे बजट आया और उसके बाद जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। अच्छा, बजट के बाद भी जो है वो बजट में अभी तक जो है वो कंफ्यूज है। हमारे लीडर्स भी जो है वो आए दिन कोई ना कोई चेंजिंग्स करते रहते हैं। अभी जिस तरह कल जो है वो 7 रुपये जो है वो यूनिट बढ़ा दिए गए, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह तो एक आम इंसान के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मैम, आपने यहाँ बेसिकली 2 टॉपिक्स को टच किया, एक महंगाई को और दूसरा बजट को। बेसिकली जो महंगाई है वो 3 डायमेंशनल प्रोसेस है रिगार्डिंग पाकिस्तान। पहली बात तो ये, इसका ताल्लुक आपकी आमदनी से है। और नंबर 2, जो चीज़ें हम आम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं वो नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं। बेसिक नीड्स हैं जिनसे ज़्यादा हमारा कंसर्न है, उसके साथ कुछ कंफर्ट्स और फिर लग्जरीज। तो किसी स्टेट की किसी हद तक ये जिम्मेदारी है कि बेसिक नीड्स तो सब तक पहुंचनी चाहिए। कंफर्ट्स जो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं वो कंफर्ट्स तक जा सकते हैं, लग्जरीज पे बहुत ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। तो पहली बात तो इनकम, फिर प्राइसेस गुड्स की, और तीसरी चीज़ फिर ये हो सकती है कि प्रोडक्शन लेवल क्या है। अब हमारे यहाँ महंगाई के हवाले से तीनों जगह इश्यूज हैं। आपकी इनकम भी ज्यादा नहीं है, उसकी बड़ी वजह टैक्सेस हैं, भरमार है टैक्सेस की बहुत ज्यादा। अच्छा, आम आदमी से आप किसी पूछें, यार आप तो गरीब आदमी कंसीडर होते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो आप तो फाइलर ही नहीं, आप टैक्स नहीं देते। इवन उसे भी पता है नहीं जी मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स दे रहा हूँ, मैं गैस में टैक्स दे रहा हूँ,
वट एवर आई एम परचेजिंग, इवन मैच बॉक्स ही आप परचेज करें तो मैं GST दे रहा हूं। तो इस हवाले से प्राइसेस भी जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बहुत सारे कार्टल्स बने हुए हैं, वो चीजों को होल्डिंग करते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और प्राइसेस रेगुलेट नहीं है, गवर्नमेंट का एक रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ये है कि प्रोडक्शन कम है, हाँ। नंबर 2 फिर प्राइसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो 3 डायमेंशन, इनकम का सूटेबल होना, प्राइसेस का सूटेबल होना और आपके मुल्क में इतनी एक प्रोडक्शन होना कि आप अपनी नीड्स को कवर कर सकें, बल्कि उससे भी ज्यादा हो ताकि आप उसे एक्सपोर्ट करें और उससे आप इनकम जनरेट करें। क्योंकि आपकी जितनी इंपोर्ट्स हमारे यहाँ फूड आइटम्स, इवन हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम व्हीट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एडिबल ऑयल सारा बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इवन दालें और ये चीजें भी हम बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका ताल्लुक साजर है, यू हैव टू पे इन टर्म ऑफ डॉलर्स। और डॉलर्स की जब इस तरह डिमांड हो, और आर्टिफिशियल भी है कि हम हर दफा चाहते हैं कि वो ऐसी चीज कोई एसेट में रखें जिसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाए। फिर ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है कि एक तरफ आपकी इंपोर्ट जो है वो 74-5 बिलियन तक पहुंच गई है और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30 पे, तो 45 बिलियन डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो साफ है उसके लिए फिर हमें कर्जे पे जाना पड़ता है। और फिर करप्शन का ये हाल है कि इस बोरी को, जो इकोनॉमी है पूरी पाकिस्तान की, उस बोरी को इतने सुराख हैं कि वो कैसे फिल हो। रिसोर्सेज की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उनका ऑप्टिमल यूज नहीं है। तो लिहाजा ये साल हो गए हैं इस चीज को हम फेस करते करते। और ये मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में कोई होपलेस नहीं हूं, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी ऑन द ग्राउंड, ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। ये पाकिस्तान में वैसे भी देखें, पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक प्राइसेस हमेशा अपवर्ड जो है ना वो स्विंग करती हैं या फ्लेक्सिबल होती हैं, डाउनवर्ड नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली किसी और प्रोग्राम में मुझसे पूछा जा रहा था कि ये कि डॉलर की या चीजों की प्राइसेस कम होगी। मैंने कहा अगर कोई जंप लगता है 15 रुपीज का, तो वापस कोई किसी फ्लक्चुएशन हो तो 1-2 रुपए कम होता है, लेकिन एक समूह अगर आप देखें तो हमेशा अपवर्ड फ्लेक्सिबल ही होती है। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह अभी हम आम बंदा है तो वो तो बेचारा पिस रहा है, और वो क्या पिस चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो रोजगार नहीं है हमारे पास, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है लोगों के पास। इस तरह की एजुकेशन के हवाले से भी देखें तो लोग हम बहुत पीछे हैं जी। तो इस तरह सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, आगे वाला टाइम जो है वो कितना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। असल में देखें ना, जैसे इस्लाम में ज़कात का निजाम है, अब उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट टैक्स आ गया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो इनकम है, जिससे उसने सोशल वेलफेयर करनी है, अपनी आवाम को फैसिलिटीज देनी है, उसका ताल्लुक उसके रेवेन्यू के साथ है। हमारे यहाँ जो टैक्स कल्चर है वो होना तो ये चाहिए कि आप टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। हमारे यहाँ वो नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं के ऊपर आप बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि ये वर्टिकल टैक्स है, यानी जो एक दो फंस गया है उस नेट में, उसी पे ही टैक्सेस बढ़ाते जाओ। अब जैसे कारपोरेट सेक्टर है, उनके ऊपर पहले इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, अब सुपर टैक्स 10% लगा दिए, तो सावधान उनका सर्वाइवल नहीं होगा। जब वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से कहीं शिफ्ट होगी, अब देखें ना, पहले भी पिछले 5-7 सालों में हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है, इवन बांग्लादेश जो हमसे कितने अरसे बाद आजाद हुआ, वो उसकी इकोनॉमी हमसे कहीं बेहतर जा रही है। तो हमारी इंडस्ट्री दुबई शिफ्ट हुई, मलेशिया शिफ्ट हुई, बांग्लादेश शिफ्ट हुई। तो जब इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं करेगी तो आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी? यानी बड़ी हैरान कौन बात है कि परसों मैंने घर में एक लेबरर को बुलाया, साथ कहीं काम हो रहा, तो मुझे एक दिन का कोई थोड़ा काम था, तो मैं उसे कुछ समझा रहा था। मैंने कहा बेटा ये मैं चीजें जो आपको समझा रहा हूं तो आपने अंडरस्टैंड कर ली कि बार बार मुझे आके बताना पड़ेगा, आप पढ़े लिखे हो। तो बिलीव मी, ही वाज BS बॉटनी, अच्छा, फ्रॉम गाजी यूनिवर्सिटी। तो इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि जॉब्स की ये सिचुएशन है कि एक आदमी मास्टर किए हुए है और वो एक आम लेमैन की तरह लेबरर है। जाहिर सी बात है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल है ना, लोगों ने सर्वाइव तो करना है, चाहे फिर वो उनको मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। जी बिल्कुल, वो करेंगे जी डेफिनेटली। आप देखें ना, पेट तो नहीं ना, आप उसकी जरूरियात तो आपको करनी ही करनी है। रोटी तो खानी है जी। गवर्नमेंट पब्लिक लेवल पे भी शऊर देने की जरूरत है। हमारे यहाँ मैं एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर बताऊंगा जिससे हम डेवलप नहीं हो रहे, वो हम में विल भी नहीं है। हम एक नेशन कभी बने ही नहीं है। हम हमेशा सब कॉन्टिनेंट में हमारी गुलामाना जहनियत रही है और उसी तरह ही बस हम कहते हैं कि ठीक है सर्वाइव हो रहा है तो हो रहा है, तो हमें एक्सपोजर ही नहीं है। हम अक्सर लोग जो बैठे होते हैं, आप कभी भी इवन पढ़े लिखे हूं या अनपढ़ हूं, वो आपको पॉलिटिक्स पे बात करते नजर आएंगे। अच्छा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे इवन दो कि उनके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन फिर बात करते, आइडियाज पे कोई बात ही नहीं करता।
कि डिफरेंट आइडियाज हो ना Different कि क्या हम होना कैसे चाहिए, डेवलप किस हो तरह सकते development हैं। हो इकोनॉमी के हवाले से भी मेन चीज तो रेमेडीज है ना, सजेशन है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना काफी नहीं है। हाँ, हल की तरफ भी जाना Actually तो चाहिए हल ना। की तरफ जाना हाँ, चाहिए ना बिल्कुल। कि अच्छा, इसी रेमेडीज से क्या। रिलेट करूंगी, सर भी हमारे साथ मौजूद है सियासत में भी माशाल्लाह माशाल्लाह राम सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं प्रोफेसर साहब की काफ़ी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक दो चीज़ों का इजाफा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ महंगाई एक अलहदा इशू है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अगरचे हुक्मरान इससे इनकार भी करते हैं। अपने वक्त में अपोजिशन में तो शोर शराबा करते हैं हाँ, कि जी महंगाई हो रही है, हुकूमत में आए कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये सोचों का तजाद है यहाँ पे। हाँ। यानी इसको यूं कह लें कि कॉल ऑफ फेल का जो तजाद है वो इस मुल्क का एक अलमिया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ लोगों ने एक सोच बना ली है कि मैंने हर रोज़ एक नया प्लाट खरीदना है, एक दुकान खरीदनी है, तो जाहिर है उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? महंगाई से आएंगे। तो खुद साख्ता जो महंगाई की जा रही है उस पर भी हुक्मरानों को नोटिस लेना चाहिए हाँ और जी। सख्ती करनी चाहिए इस पर। मैंने अपनी पार्टी के कई इजलास में ये तजवीज़ दी है कि आइंदा कम से कम 20 साल के लिए इस मुल्क में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी आज कर दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, इदरीस साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? इदरीस अंसारी, सलाम मुल्तान। मैं ये अपने दानिशों से ये पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो कोई कारखानेदार है या फैक्ट्री ओनर है या कोई मिल मालिक है, तो उसको ये पता है कि मैंने अपने मिल या मुलाजमे किस तरह चलानी है और लोगों से किस तरह काम लेना है। ये हमारे सियासत में किस तरह के नाअहल लोग हैं कि जो मुल्क में आकर बैठ हो जाते हैं तो उनको मसाइल हल करने का पता ही नहीं है। ये तो अनपढ़ों की तरह एक दूसरे इल्जाम तराशी करते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अगर तुम काबल में हो कि लोगों की गलतियां या कोताहियां या खामियां दूर करने की सलाहियत नहीं है तो इस चीज पे आते क्यों हो? बस मेरा ये सवाल है कि जो दानिशवर आते हैं उनको चाहिए कि इसको डिस्कस करें कि क्या वो अहल है, इस काबिल है कि वो इन सीटों पर बैठ सकें। हर बंदे में उनको अल्लाह जन जिसे कहते हैं गलत सहाफत, तो ये गलत सहाफत ही है कि जब लोगों को असल चीज की तरफ आगाह नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है। इस तरह सियासत अगर झूठ बोलते हैं, इस तरह झूठ बोलते हैं कि शर्म नहीं आती उनको कि सच क्या और झूठ क्या है। तो मैं अपने दानिशों से अपील करूंगा कि बराह मेहरबानी खौफ खुदा दिल में रखते हुए अवाम के मसाइल को सही रहने की नुमाइंदगी करते हुए ना उनको कमेंट्स करें ताकि जो मुआशरा कोई सीधे रास्ते पर चल सके। ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। और याद रखना, जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को अपने इल्जाम तराशी और एक दूसरे को बुरा भला कहना, जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने एक दूसरे को ही इल्जाम दिए और कसूरवार ठहराया, और उसके बाद जब वो खुद हुकूमत में आई तो खुद भी कोई इतना कोई खास रिजल्ट नहीं पेश कर सकी। मैं ये कह रहा था कॉल ऑफ फेल का तजाद जो है ना वो इस कौम का एक अलमिया है। उसके साथ साथ हम लोग ये देखें कि हमने एज अ वोटर क्या अपना बुनियादी हक ईमानदारी से अदा किया है। जब आप अपना वोट का इस्तेमाल ठीक नहीं करेंगे या ऐसे शख्स के बारे में करेंगे या उसके हक में करेंगे जिसके बारे में आप 100% जानते हैं कि इसका धंधा क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, मैं उसको मजीद ताकतवर बना रहा हूं वोट दे के, तो वो जब असेंबली में जाएगा तो उसने वही काम करने हैं जो उसका है काम। उसने फिर मेरे बारे में वहां पे जाके नहीं सोचना। तो इसलिए बुनियादी तौर पे जो है काम वो वोटर का है कि वो अपना हक सही इस्तेमाल करें। कुरान मजीद में भी कहा गया कि जैसे कौम वैसे हुक्मरान। जी बिल्कुल। बल्कि ये तर्जुमे में इस्तेमाल किया गया कि वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो इसलिए एज अ वोटर मेरा बुनियादी हक है, पहला हक मेरा, फर्ज मेरा है कि मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही आदमी को असेंबली में पहुंचाऊं। ये ना देखूं कि ये मेरे थाने का कितने काम करा सकता है, ये कचहरी का कितने काम करा सकता है, उसके मुकाबले में कोई प्रोफेसर भले इलेक्शन लड़ रहा है, कोई स्कॉलर लड़ रहा है इलेक्शन, तो मैंने उसको तरजीह नहीं देनी।
तो ये मेरी भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं इसको भी पूरा करूं। फिर आगे जाके तो यही है कि असेंबलियों में जाके हुक्मरानों की पूरी दुनिया में देख लें, मजबूरियां हैं उनकी। वो अपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुक्मरान जब होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ चलना होता है, फिर वहां पे अपोजिशन वाली बढ़ के नहीं चल सकती। अभी खान साहब जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि रिसेंटली हुकूमत उनकी गई है, तो वो अपोजिशन में रह के क्या कुछ नहीं कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि भाई आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? तो वही हुआ जी। अच्छा सर, बहुत सारी वजूहात आ गई ना। एक तो फिर जो हुकूमत का एक वो चल रहा था, उसको उनका टेन्योर ही नहीं पूरा होने दिया, ठीक है। अगर कोई चीजें थी तो टेन्योर पूरा होने देते, शायद बहुत सारी चीजें और भी खुलकर सामने आ जाती हैं अगर इतना था। लेकिन उनको पहले ही वक्त से पहले ही उनको भेज दिया गया। चलें, वो एक डिफरेंट इशू है, हम उस पर अभी बात क्या करें। सर, अभी वाले जो हालात हैं, अभी जो इस टाइम एक आम बंदे के लिए लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, फिर हम अगर सियासत की बात करें तो उनके आपस के ही मसले ख़त्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान को लेकर तो कोई बात ही नहीं करता। तो पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को लेकर या अवाम को लेकर जो मसाइल हैं, उन पर तो कोई बात नहीं करता ना। सारे हुक्मरान हैं वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, उनका आपस में ही ये कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, ये कर दिया। अवाम की कहीं बात नहीं हो रही। फिर आए दिन ब दिन जो है वो महंगाई में भी इजाफा, लोगों के लिए जीना, तो ये बड़ा अभी जिस तरह अभी ईद भी आने वाली है, जाहिर सी बात है, तो लोगों के लिए बड़े मसले कि लोगों के लिए शॉप्स जो हैं वो अब पहले 10 बजे तक का टाइम था, 11 बजे का, अब जो है वो 9 बजे जो है वो बिल्कुल क्लोज कर दिए। ताजिर भी परेशान, छोटे शॉपकीपर्स हैं वो भी परेशान। हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं, संवरने वाली तरफ आ नहीं रहे। यहाँ पे ये है कि अगर कहा जाता कि दुकानें 8 बजे बंद कर दें, जब भी यही शोर होना था। कह देते 10 बजे बंद करनी है, तब भी यही शोर होना था। क्योंकि हम लोगों ने एक सोच बना ली है, हमारा माइंड सेट है कि हमने हर चीज़ की मुखालफत ही करनी है, तनकीद ही करनी है। ये एक नेगेटिव ऐसा पहलू इस कौम में सरायत कर गया है जिसका बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। ताजर बिरादरी को चाहिए कि वो बैठे, हुकूमत साहब बैठ के अपने मामलात को तय करें। अब दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे 12-1 बजे दुकानें खुलती हों दिन के और रात के 12-1 बजे बंद होती हों? कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा आपको। ये टाइमिंग्स होती हैं सारी। आप 8 घंटे आप दुकानें खोलें, आपको किसने रोका है? सुबह आप 9 बजे खोलें दुकानें, 8 बजे खोलें, पूरी दुनिया में खुलती है। दोपहर में वहाँ बंद होती हैं, चलें आप बंद नहीं करते, ना करें। तो शाम को आप 8 बजे बंद करके हुकूमत के साथ, मुल्क के साथ को ताउन करें थोड़ा सा। अगर कोई बिजली वाकई वो बचा लेते हैं, उनको देखें तो सही ना कि वो हुकूमत जिस लिए आपको कह रही है कि हम इस वजह से बंद करना चाह रहे हैं, आपको महीना 2 महीने उसको देखें। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर आप मजीद तावन करें, वरना उनसे कहें, नेगोशिएट करें दोबारा कि भाई ये आपने ये कहा था, ये तो हुआ नहीं है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें, आप हमें जो है ना रिलीफ दें कि हम दुकानें 9 की बजाय 10 बजे बंद कर लें। ये एक सोच होनी चाहिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए होनी चाहिए। और वैसे हुक्म सियासतदान तो सारे आपको पता है, हुकूमतें जितनी भी हैं, अगरचे मैं खुद एक सियासत का तालिब इल्म हूँ, और हमारे तो सारे काम कौम के वसीतर मफाद में होते हैं। सारे फैसले वही होते हैं कि इससे मुल्क तरक्की करेगा, इसके क्यों प्रोफेसर साहब, इससे आवाम में खुशहाली आएगी। क्योंकि मईशत हमारी दिन ब दिन जो है वो डूबती नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर, मईशत हमारी ऊपर जाएगी या नीचे डाउन जाएगी? बेसिकली जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपनी सारे काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम कहाँ है? आवाम उनका टारगेट ही नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली जब से पाकिस्तान बना है ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड अयूब दौर का आप छोड़ दें कि जिसमें इवन था वो माशाल्लाह डेवलपमेंट के काम हुए, तो ये इक़्तिदार की राहदारियों में सिर्फ वो अपनी गेम खेल रहे हैं। अवाम उनका कहीं भी फोकस नहीं है। हाँ। तो जब अवाम फोकस ही नहीं होगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसका ऑब्जेक्टिव, स्लोगन ठीक है, स्लोगन रोटी कपड़ा मकान भी कभी था, उनके जो मसाइल थे वो हल होते नजर आ रहे हैं। भी कभी यानी जो है ना अब रहा है, लेकिन आपको कभी इंसाफ नहीं देखा पाकिस्तान में। कभी आपको लोगों की बेसिक नीड्स का, शहरों में चले एजुटेशन हो जाती है, कुछ पता चल जाता है, लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज में चले जाएं, अभी रिसेंटली चौलिस्तान की आपने न्यूज सुनी होगी, तो हाल ये कि वहां पानी भी पीने का अवेलेबल नहीं है। हर सिंध में चले जाएं, वहां बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से जो है फौत हो जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है इनको। साजर ये हुक्मरान है, इन्हें इक़्तिदार के मजे लेने हैं।
अवाम इनका कहीं भी टारगेट नहीं। अच्छा, फिर इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, ये बात भी नहीं है कि अभी नए नए हुकूमत, बस वो प्रायोरिटी बेसिकली नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाए तो ये किसी भी हुक्मरान की प्रायोरिटी नहीं है। इवन पिछली जो अभी गवर्नमेंट थी उसमें भी कोई अगर गिनवाया जाए कि ये देखिए अवाम के लिए हमने ये किया, ठीक है, ट्रेडिशनली कुछ किए गए, इसास प्रोग्राम हुआ, सेहत कार्ड हुआ, लेकिन उनके भी प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं वो अवाम तक नहीं पहुंचे। और फिर महंगाई जो एक बहुत बड़ा इशू है उसमें अब इस वक्त हमारे जो बड़े प्रॉब्लम है ना वो इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो उसके बिल आना शुरू नहीं हुए। जिस तेजी के साथ, और फिर सबसे बड़ी इररेशनल जो हमारा बिहेवियर है हमारे पॉलिटिशियन का, प्रायोरिटीज बहुत गलत बनाई। हम 5 दरियाओं की जमीन थी हमारी पाकिस्तान, हमें तो आज कोई 100+ डैम जो है वो बना लेने चाहिए थे, बड़े डैम, ताकि हमें ये 2 रुपए 1.5 रुपए पर यूनिट पड़ता। हम गए थर्मल पे। अच्छा, थर्मल तो हमारा है ही नहीं। वो तो आपको सारा क्रूड ऑयल यूज करना पड़ता है, वो सारा आपका इंपोर्ट बिल जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो बिजली हर आदमी की जरूरत है, इंडस्ट्री की भी जरूरत है, हाउस होल्ड की भी जरूरत है, मशीनरी उसी से चलनी है, तो साथ उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। आम आदमी के लिए भी वो महंगाई को एक्सेलरेट करेगी। इंडस्ट्रियल इसको भी कंपेटिटिव नहीं रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में वो जाके कंपीट नहीं कर पाता, तो आपको डॉलर की और ज्यादा डिमांड होगी, साथ फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें आप इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, बिजली के साथ अब पेट्रोल का इटसेल्फ, उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी है। आम आदमी समझा जाता है कि यार पेट्रोल को एक आम आदमी से क्या गर्ज है। अब तो मेरे ख्याल में जितनी बाइक्स, इवन जितना भी पुअर भी आप कंसीडर कर लें, रोजी उसकी पूरी हो ना हो, लेकिन बाइक उसके पास मौजूद होगी। तो इस हवाले से यानी ये जो करंट चीजें हैं ना, हमारी जो करंट प्रॉब्लम है, वो उसको अगर आप देखें वो एक्सेलरेट ही हो रहे हैं, उसका रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान में मोर देन 35% वो लोग अपनी बेयर बेसिक नीड्स को ही कवर नहीं करते। हम उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहुत सारे मसाइल है ना, अभी तो हमने एक को छेड़ा है, अभी इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अरशद साहब, ये बताएं, सियासत के साथ भी ताल्लुक और फिर शायरी भी, ये कैसे मिजाज आपके मिल गए, ये थोड़ा सा हमें बताएं। सियासतदान को थोड़ा सा शायर होना चाहिए। शायर होना चाहिए। शायर होगा तो आवाम के जो शायर तो बड़े हसास तबीयत के लतीफ जज्बात होंगे तो हाँ, तो सियासत भी यही चीज है ना। सियासत देखें एक तरफ से आम आदमी की खिदमत का नाम है ना, तिजारत तो नहीं है ये। लेकिन इस टाइम तो हमें सियासत से हमारी कहीं और जाती है। बदकिस्मती है हमारी। मैं इसको यूं कहता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से पाकिस्तान में सजा और जजा का जो अमल खत्म हुआ है ना, हर जुर्म की एक कीमत लग गई है इस मुल्क में कि आपके वसाइल हैं, आपकी पहुंच है, आपकी ताकत है, आप जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर लें इस मुल्क में, आपको कहीं सजा नहीं होगी। और अगर नहीं है तो खुदा के लिए बस आप सजदा ही करते रहें, फिर आप मस्जिद में घुसे रहें, इससे बाहर ना निकलें। तो ये एक कौमी अलमिया है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। फिर इस मुल्क में हर किस्म का जो डायलॉग है वो ख़त्म हो गया। जैसे अभी सर जी बता रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, माशाल्लाह इनका अपना है, एक विजन है, सारा कुछ है। तो इनका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जहां बैठ के ये गुफ्तगू की जाए कि यार इस मुल्क के ये मसाइल हैं, आपका ये मशवरा है, आपका ये। वो जब आप वो तजावीज़ निकाल लें, अच्छी तजावीज़ को एक रिपोर्ट की शक्ल में आप हुक्मरानों को पेश कर दें कि सर ये हमारी गुफ्तगू होती है, ये थिंक टैंक है हमारा, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस मुल्क का असासा हैं, सरमाया है, इस मुल्क का बुनियाद है, आप एक नस्ल को परवान चढ़ाते हैं, तरबियत देते हैं, तो आप हुकूमतों को भी मशवरा दें कि जी ये कर आप बैठ के, जितना भी हो सकेगा वो अगर वो कर लेंगे तो कौम का भला होगा ना उसमें। तो फिर इसी तरह जो शायर है, शायर का भी यही हाल है कि वो भी बैठ के देखता है, उसके अपने जज्बात तो कम होते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि लोगों में क्या इस वक्त पाया जाता है, तो उनको अपने अल्फाज में वो बयान करने की कोशिश करता है। अगर वो अल्फाज की अच्छी बंदिश कर लेता है तो वो शेर अमर हो जाता है, नहीं तो वहीं पे वो पिट जाता है। तो कितना अर्सा हो गया वैसे शायरी को भी कोई 30 साल के लगभग तो हो गए हैं, चल रहा है। कोई अब तक मेरी कोई 8 किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पे, तो सराइकी भी हैं। जवान हो गई। जी बुढ़ापे की तरफ चल पड़ी है। क्या सुना रहे हैं सर?
सुनाने को तो जी बहुत कुछ है लेकिन चलें एक दो शेर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहले दो चार शेर मैं सराइकी के हवाले से देता हूँ आपको कि दीवे सुख दे हर घर बलसण आस्ते जींदा वद्दा। दीवे सुख दे हर घर बलसण आस्ते जींदा वद्दा। कलियां अमन दियां झुमरी पैसण आस्ते जींदा वद्दा। बागड़ बिल्ले मुल्क में देखूं लुटते खादी वैंदन। कई तां आते खबरां घिनसन आस्ते जींदा वद्दा। और कहंदी धी ना रुलसी शाला इवें विच बाजारां। कहंदी धी ना रुलसी शाला इवें विच बाजारां। राखे वाकई राखे बनसन आस्ते जींदा वद्दा। और मुक्सन सारे झगड़े इथूं मुक्सन कूड़े लारे। हर घर अंदर खुशियां नचसन आस्ते जींदा वद्दा। और आरिश सारे हिकमिक थीसूं जीसूं मरसूं रले। आरिश सारे हिकमिक थीसूं जीसूं मरसूं रले। सारे वादे हिक डी पलसन आस्ते जिंदा वद्दा। ये हालात की है, अक्कासी भी है आज जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। एक उम्मीद आपने जाहिर की है कि जो एक पहले चीजें हम देखते थे, जो एक मोहब्बत का और एक दूसरे का आपस के साथ जो एक ताल्लुक, अब वो चीजें नहीं रही। तो एक उम्मीद है कि अभी कहीं आगे जाके इंशाल्लाह ये चीजें हम देखने को मिलेंगी। वो कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीद तो रखनी चाहिए हालात जैसे भी हो। वसीयत की शायरी में ये अच्छा एक जैसे शाकिर शूजाबादी की अच्छी कंट्रीब्यूशन है, तो इसी तरह माशाल्लाह उनकी झलक कुछ मुझे नजर आई है आपके शेरों में। मेहरबानी। अच्छा एक ऐसा है, उम्मीद की बात हो रही है, हम लोग कुछ ज्यादा उम्मीद परवर हो गए। यूरोप वगैरह में मैं कोई 15-16 साल रहा हूँ यूरोप में, तो वहां पे मैंने किसी आदमी से ये नहीं सुना कि यार मुझे ये उम्मीद है या ये उम्मीद रखनी चाहिए, रखूंगा। तो वो कहते हैं मेहनत करो। हाँ, मेहनत का सिला रब देता है। अच्छा ये वाकई आप बाहर के लोगों को देखें तो वो कभी भी हमेशा उनकी एक ही बात होती है, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। वही। हाँ, हम लोग इन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। हम लोगों का तो एक मान है कि नहीं हमें उम्मीद रखनी है। उम्मीद रखनी चाहिए, एक हद तक रखें। हाँ। लेकिन उम्मीद भी उसे बार आती है, जब आप मेहनत करेंगे, आप यकीन के साथ बाहर निकलेंगे तो फिर ही उम्मीद बाहर आएगी ना, ऐसे तो नहीं आती है। हाँ। तो इसलिए खाली उम्मीद रख लेना ये भी अच्छी चीज नहीं है। कौम को मेहनत करनी चाहिए, निकलना चाहिए पॉजिटिव सोच के साथ। हाँ। नेगेटिव नहीं है कि मैंने आज फलां को नुकसान देना, फलां का ये करना, फलां का ये करना। भाई मैंने अपनी मेहनत करनी है। और फिर यहाँ पे एक ये जो सोच है कि सिर्फ मैंने मेहनत करके अपने खानदान की ही किफालत करनी है, जिससे भी मैं कम इत्तफाक करता हूँ कि खानदान, ये मुल्क, ये माशरा सारा हमारा खानदान है। बिल्कुल ऐसे। हम कोई ऐसा काम करें, ऐसी सोच लेके बाहर निकलें कि जिससे अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो, उनका भी भला हो, फिर ही एक अच्छा और सेहतमंद माशरा परवान चढ़ सकता है। और अगर अपनी अपनी सोच लेकर निकलेंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं सर जी से पहले भी गुजारिश करता, फिर भी करूंगा, और अपने नौजवान साथियों से हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि आप 10, 20, 50 का जो ग्रुप आपका बनता है अच्छी सोच वालों का, आप वो बैठें, आप डायलॉग करें, इस माशरे के मसाइल उनको डिस्कस करें, उनका को हल सोचें आप अपने तौर पे। हाँ, अच्छा सर ये भी तो है ना कि जिस तरह अभी आप डायलॉग की बात करें, हम लोग तो खुद इतनी अपनी लाइफ में इतने मगन हो चुके हैं, फिर हमारे पास एक ऐसा गैजेट है मोबाइल, जिसकी वजह से हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग डिस्कस क्या, हाँ बिल्कुल, आपका डिस्कस नहीं कर सकते, हम कोई डायलॉग नहीं कर सकते। अच्छा बहुत ज्यादा हम एक ही जगह पर बैठे भी हों तो हर बंदा जो है वो अपने अपने मोबाइल में बिजी होता है, तो बात करने का मौका अगर कोई छेड़े भी तो बड़ा कम होता है कि उसको 2 या 3 मिनट से बाद ज्यादा आप बात नहीं कर सकते टॉपिक पे। बिल्कुल तो ये चीजें भी तो हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये हुकूमती जिम्मेदारी है ना, इसमें रियासत का फेलियर है कि वो अपनी कौम को विजन दे ही नहीं रही, सोच दे ही नहीं रही कि आपने करना क्या है। हाँ, हमारी अव्वल आखिर जो सोच बन गई वो सिर्फ मुआश है। अच्छा, मईशत से निकल भी नहीं है ना, वही बात इसी में उलझा के रख दिया गया ना कि आप इसी में उलझे रहे हैं। देखें ज़ियाउल हक दौर का जो कुछ भी हो बाकी, आप उस सबको एक साइड पे रखते हैं। मैं उसको जो सबसे बड़ा मुजरिम समझता हूँ वो समझता हूँ सोच का कातिल निकला वो शख्स।
उसने जो सोच को कत्ल किया, उस वक्त सोचने वालों का कत्ल किया उसने, वो इस कौम को ले डूबा है। कि यहाँ हमारे यहाँ ये डायलॉग का खत्म होना भी उसी की एक कड़ी है कि सोचने वाले को सजा दी जाएगी यहाँ पे। जी सही कहा। अच्छा, वाकई ये हकीकत है सर, जिससे हम लोगों को उलझा इतना दिया गया है कि हम लोग देखते हैं ना, आपके स्टूडेंट्स हैं तो वो तालीम और एजुकेशन लेने से वो महरूम हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन महंगी हो रही है, हमारा इलाज महंगा हो रहा है, तो दिन ब दिन जो है हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कमी आने की तरफ नहीं है ना। अच्छा, मैं सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। नो डाउट ये एक गुड सजेशन है कि हमारे यहाँ जिस तरह डेवलप कंट्री में थिंक टैंक्स होते हैं, हाँ, और उन पर रिलाय भी किया जाता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि मैं पहले जैसे आपको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि इकोनॉमिस्ट नहीं है, पॉलिसीज भी हैं। पहली बात तो ये है कि जरा ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी है। इसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो उनमें एक डायलेमा होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक चीज आप ठीक करते हैं तो एक चीज उसकी कॉस्ट भी बनती है, बिल्कुल, तो लिहाजा बड़ा उसको ट्यून करने की जरूरत होती है। यानी वो प्रॉपर ट्यून ना हो तो फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो मैं आपको जैसे कह रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, डॉक्टर महबूबुल्लाह जी, तो उनका बड़ा नाम था। तो उन्होंने हमारे 2-3 बजट बनाए, वो सारे फेलियर का सामना करना पड़ा, इसलिए कि वो इंप्लीमेंट ही नहीं होते ना। अच्छा, वही उन्होंने जो है ना कोरिया के बजट बनाए, वो बहुत कामयाब गए। तो आप ये जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, अब आप देखें चाइना हमसे भी 1 साल बाद आजाद हुआ, आज वो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल ऐसे। उसका पर कैपिटा इनकम देख लें, इवन दो के 1.5 बिलियन, 1.5 अरब उसकी आबादी है, तो वो तो आबादी उसका इतना बड़ा साइज है। अदरवाइज तो वो टेक्नोलॉजिकली कितना ऊपर जा चुका है, इंडस्ट्रियली कितना जो है ऊपर जा चुका है। अच्छा, फिर हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, हम बाहर से लोगों को इंपोर्ट करते हैं। वैसे हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर लेना है तो बाहर से लेना। अच्छा, हमने अपना कोई वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर लेना है तो वो भी बाहर से। अच्छा, वो लोग सम टाइम वो पॉलिसीज जिनसे डेवलप कंट्रीज को फायदा होता है, उन पॉलिसीज को एज सच आके इंप्लीमेंट करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, हर मुल्क का अपना एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। अब जैसे आप कहें कि मरी का पौधा हम उठाएं और उसे मुल्तान की गर्म मरतूब जो जमीन है उसमें आप लगा दें और वो ग्रो कर जाएगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो लिहाजा हमें हमारे इकोनॉमिक्स पे बेस करना पड़ेगा। नो डाउट आप स्टडी करें डेवलप कंट्रीज को भी, एशियन कंट्रीज को भी, उन्होंने कैसे डेवलप, उनके मॉडल को स्टडी करें, लेकिन फिर उनको मोल्ड करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या फेवरेबल है। अच्छा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। रूल बनाना, कोई बजट पेश करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी रिसेंट बजट में मैं हैरान होता हूं, यानी सारे टारगेट्स तो आपको IMF ने दिए। जब आप अपने पैसे आपके पास रिकवरी नहीं होंगे, डायरेक्ट टैक्स तो देता ही कोई नहीं है, यानी हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं देता, लिहाजा गवर्नमेंट फिर मजबूर है वो सिर्फ उन्हीं, और फिर वो लोग जो डायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं वो ज्यादातर असेंबलीज में बैठे हैं, बड़े पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। तो यहाँ फिर गवर्नमेंट सारा जो है महंगाई जो है वो GST की शक्ल में, इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में वो फिर देख नहीं सकते। इस चीज में वो इररिलेवेंट हो जाता है कि इस चीज को कोई रिच आदमी परचेज कर रहा है या पुअर। तो अब हमारे यहाँ जो चंद लाख लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता चीजें कितनी महंगी क्यों होने जाए, तो वो हैव और हैव नॉट के दरमियान जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जब तक हम टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं ना करेंगे पाकिस्तान में, और अपना रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ाएंगे, अभी इन्होंने बजट में जो है वो 7,000 बिलियन का टारगेट रखा टैक्सेस का, IMF ने कहा नहीं ये कम है, फिर उसको 400 बिलियन को इंक्रीज करना पड़ा। तो वो जो पहले हमारा 9.5 ट्रिलियन का बजट था, अब हमने वो 9.9 बिल्कुल। इस पे बजट पे लाजमी बात करेंगे टैक्स के हवाले से। अभी हमने जाना ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, हम बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से कि टैक्स जिस तरह बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, आम हम तो ये समझते हैं कि टैक्स जो है वो आम बंदे से ही ज्यादा लिए जा रहे हैं। हम लोग कहते आवाम टैक्स दे रही है, मजीद टैक्स का बोझ उसके ऊपर डाल दो ताकि वो बिल्कुल जीना ही छोड़ दे। जी बस वही फिर मैं जो कह रहा था कि चूंकि डिपेंडेंसी गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्स पे है, और इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव का मतलब है जितनी इनकम कम उतना बर्डन ज्यादा, और जितनी इनकम ज्यादा उतना बर्डन
कम। तो ये तो एक इस तरह का टैक्स सिस्टम हो गया जो टैक्स रेगुलेशन है या टैक्स का जो एक स्टेबलाइजर के तौर पे उसने काम करना है कि रिच से आपने लेना है और पुअर तक उसको पहुंचाना है, उसका वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। तो जो डेवलप कंट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते हैं रिच लोगों से, डायरेक्ट टैक्स उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ डायरेक्ट कोई देता नहीं है, तो वो गरीब बंदे से हमारा मोर देन 65% हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। होना ये चाहिए कि इतना आप डायरेक्ट टैक्स लें ताकि बर्डन आए किनके ऊपर, जिनके पास ऑलरेडी पेइंग कैपेसिटी मौजूद है, जो रिच है। लेकिन हमारे यहाँ उधर आया नहीं जाता। अब कितने लैंडलॉर्ड मौजूद हैं, एग्रीकल्चर कोई टैक्स है ही नहीं है। अच्छा, कारपोरेशंस पे हर दफा वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड है, एक बड़ी वजह मैं कहता हूं रेवेन्यू ना आने की, वो हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड जो वो सेक्टर है या हमारी आधी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। मेरा कहीं पहले घर मौजूद था ये महमूदाबाद कॉलोनी में, उसके सामने एक रिवाड़ी महल्ला है। वहां मैंने नोट किया कि जो चने और चावल की रेडी लगाता है वो डेली 10,000 रुपीज अर्न करता है प्रॉफिट के तौर पे। अब उसका मंथली इनकम देखें कहां पहुंची हुई है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, ही इज कंसीडर्ड पुअर। तो लिहाजा जी मैंने क्या टैक्स देना है? तो डॉक्यूमेंटेड जब तक आप नहीं करेंगे इकोनॉमी को कि कौन कितना अर्न कर रहा है, अच्छा उसमें फिर एजुटेशन है, बहुत ज्यादा जमहूरियत है जी, 10,000 लोग इकट्ठे होकर कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये आपको बड़ा फॉर्मली, बड़ा स्ट्रिक्टली ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। गवर्नमेंट अगर अपने बजट में रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाती तो डेफिनेटली फिर हमें कर्ज लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट आती है, वो कहती है चलो मैं तो अपना दौर गुजार जाऊं ना, कर्ज की रकम से ही क्यों नहीं, लेकिन हर दफा उसकी जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी वो बढ़ता ही चला जाएगा। अगली दफा आप और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर आप IMF के पास जाएंगे, फिर आप चाइना के पास जाएंगे, फिर सऊदी अरब के पास जाएंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने साजर हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है बहुत इवन 10 बिलियन से भी नीचे आ गए थे, कोई 8+ बिलियन रह गए। अब 2 बिलियन हमने चाइना से लिया, चाइना गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वहां के कमर्शियल बैंक से लिया है, और इवन वो अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही गवर्नमेंट, लेकिन मैंने किसी रिपोर्ट में पढ़ा है वो अबाउट 10% इंटरेस्ट पे है। अच्छा, लेना तो बहुत आसान है, आप मतलब किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लें और उससे जितनी मर्जी जाके शॉपिंग कर लें। अगर आप ये नहीं सोचते कि मुझे इसे रीपे भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान का तो ये बड़ा मसला है। हम ऑयल ले रहे हैं तो सऊदी अरब से मिन्नत तरला करके वो भी हम उस पे डेफर पेमेंट पे ले रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं। अच्छा, जिन मुल्कों से हम जाके ले आते हैं फौरी तौर पे तो गुजारा हो जाता है। अब जैसे IMF की तरफ से हमें उनका 6 बिलियन पैकेज, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है $8 बिलियन तक चला जाए, और रीसेंट जो अभी इन 1-2 दिनों में शायद हो जाएगा इनका डिसीजन, $1 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज का एक हिस्सा में अभी मिलना है। तो उससे ये होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ हो सकता है उससे स्टॉक एक्सचेंज सिचुएशन भी बेहतर आ जाए और डॉलर की पोजीशन भी कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन लोग जो ये समझ रहे हैं कि डॉलर वापस आएगा, वापस कभी नहीं आएगा। वापस तभी आ सकता है जब डॉलर की डिमांड कम हो, और डॉलर की डिमांड कब कम होगी? जब आपकी इंपोर्ट्स बिल कम होंगे। लेकिन आपकी तो हर चीज जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बिल को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। बात यही है कि हमें एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए कि हम अपने मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं। आया तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? बातों से नहीं, अमल से। कौल और फेल का जो तजाद मैंने शुरू में बात की है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप बैठ के अच्छे लोगों की यहाँ कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा सोचने वाले और जहन रखने वाले लोग मौजूद हैं। आप उनसे इस्तेफादा करें। हुक्मरानों को चाहिए, मैंने अपने साबका गवर्नमेंट जो हमारी पीपल्स पार्टी गुजरी है इसमें भी अपने एक अहम शख्सियत से ये कहा था कि आप अपना एक थिंक टैंक बनाएं जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो अच्छी शोहरत के हामिल लोग रिटायर्ड हुए आप उन्हें अपने थिंक टैंक का हिस्सा बनाएं। उनसे उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में ही कम से कम तजावीज़ ले लें कि आपका डिपार्टमेंट किस वजह से नाकाम हो रहा है या वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो देने चाहिए। आपने अपनी सर्विस के दौरान 30, 35, 40 साल की सर्विस की है, उसमें क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या रहा, आप उनसे वो तजावीज़ लें। फिर आइंदा जब आप कोई कौमी पॉलिसी बनाते हैं तो उनको उसका हिस्सा बनाएं। लेकिन फिर ऐसा होता नहीं ना,
तो वो ही कोई बात जैसे सच्ची बात है कि पॉलिसीज पहुंच जाती हैं, वो एक फाइल की हद तक वहां पड़ी रह जाती है। फिर असल में वहां पे उनको ये लगा रहता है कि हमारी कुर्सी कितने दिन रहती है, वो उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में उनकी म्याद पूरी हो जाती है। फिर ऑनेस्ट आदमी उनकी बाज दफा वो बिकेगा भी नहीं, उनके जो वैसे इन्वेस्ट हैं वो भी तो फिर ऑन स्टेक होते हैं ना। यहाँ पे आप 70 से अपना 47 से इधर तक आ जाएं, जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, कोई ऐसी हुकूमत जिसके बारे में आप ये कहें कि उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो, सर यही मैं बात या करने दिया गया, टेन्योर पूरा होने ही नहीं देते। वो या करने दिया गया, हुकूमत आई और उसने अपना एक कुछ पॉलिसीज बनाई और उस पॉलिसीज को फिर जैसे कोई और हुकूमत आती है तो वो उसके बाद उन पॉलिसीज को खत्म करके वो अपनी पॉलिसीज जो है वो 180 डिग्री पे जो है वो ईस्ट से वेस्ट को चलना शुरू हो जाता है, एक दफा फिर रिवर्स जो है ना वो चल पड़ता है सारा। मैं आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, अगरचे मुनासिब फोरम नहीं है फिर भी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 88 में जब हुक्मरान बनी है तो हुकूमत देने से पहले उन्हें पाकिस्तान के एक अहम शख्सियत ने अपने घर बुलाया और उनसे ये कहा कि मैडम हम आपको इक़्तिदार देना चाह रहे हैं। हालांकि वो जीती हुई थी, अल्फाज पे गौर करें कि देना चाह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी, इंटरनल जो पॉलिसी है वो हमारी होगी, इंडिया के साथ मामलात हम तय करेंगे, अमेरिका के साथ हम तय करेंगे, दिफा हमारा होगा, वजीर खजाना हमारा होगा, बाकी डिलीवरेंस मुल्क की और वो चीजें आज भी चल रही ड्यूटी है वो आप नहीं वो चीजें आज फिर जब ऐसे हालात हो। बहुत शुक्रिया, बातें बहुत सारी, हमारे तो मसाइल इतने हैं कि हम जितना उन पर बात करते जाएंगे बातें आगे मजीद बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रोही का, आपका और अपने डॉक्टर अमजद बुखारी साहब का मशकूर हूँ कि आपने यहाँ बुलाया। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको मजीद भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।